स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड रजिस्टिंग न्यू कॉलोनियलिज्म, उसमें हमने डिस्कस किया था नामवर सिंह को, उनके आइडियाज़ को, न्यू कॉलोनियलिज्म को कैसे रजिस्ट किया जाए उसके बारे में उनके विचार। आइए अब इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सेइंग एन इम्पॉसिबल नो। नामवर सिंग्स एक्सेप्टेंस, नामवर सिंग्स स्पेलिंग थोड़ी गलत यहाँ पर है, SINGH' होना चाहिए। नामवर सिंग्स एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्री वर्ल्ड थियरी even as he devises strategies to register new colonialism is a typical condition of the post-colonial intellectual। ध्यान दीजिए यहाँ बात कही जा रही है पोस्ट कॉलोनियल इंटेलेक्चुअल, यानी पोस्ट कॉलोनियल थियरी देने वाले या उसके बारे में बात करने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में, उन लोगों की एक कहीं ना कहीं एक टिपिकल क्वालिटी रही है कि वो रेजिस्टेंस की बात तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही बात का वो अंतर विरोध कर देते हैं एक चीज़ को एक्सेप्ट करके। क्योंकि यहाँ पर देखिए थ्री वर्ल्ड थियरी अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया नामवर सिंह ने, इसका मतलब है कि अननोविंगली वो समर्थन करते हैं इस डिवीज़न का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक एक बड़ा नाम, सब अल्टरनेट थियरी देने वाली महिला जो कि इंडिया से हैं, नाउ शी लिव्स इन अमेरिका। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक articulates both the frustration of the efforts to decolonize as well as, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या कहें, इग्नू का स्टडी मटेरियल है फिर भी बोथ के बाद एज वेल एज का यूज़ किया है, जबकि हमने तो यही सीखा है कि बोथ के बाद एंड ही आना चाहिए, एज वेल एज नहीं आना चाहिए। खैर, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक articulates both the frustration of the efforts to decolonize as well as the compelling urgency to do so when she writes that post-colonial resistance consists in saying an impossible no to a structure which one critiques yet inhabits intimately। दो चीज़ों की बात करती हैं, एक डीकोलोनाइज करने में जो एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, दूसरा कंपेलिंग अर्जेंसी टू डू सो, वो करने की इतनी ज़रूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है, उसकी अर्जेंसी क्या है। कब? व्हेन शी राइट्स द पोस्ट कॉलोनियल रेजिस्टेंस, जब वो बताती हैं ये बात कि पोस्ट कॉलोनियल रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, या किस चीज़ में ये निकल करके सामने आएगा, क्लियर होगा, या यूँ कह लीजिए कि एक सीधा प्रहार होगा कॉलोनाइजेशन पर। पोस्ट कॉलोनियल रेजिस्टेंस काफ़ी फेमस टर्म है, इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा, यूज़ करिएगा एग्ज़ाम में। When she writes that post-colonial resistance consists in saying an impossible no, impossible no कहना होगा किस चीज़ को, impossible no का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब जैसे बच्चे कैसे ज़िद करते हैं, जैसे हमसे जब छोटे बच्चे ज़िद करते हैं किसी बात को लेकर के जो वो मनवाना चाहते हैं, तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि हम उनकी बात को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, अगर नहीं कहना है, अगर एक बार मुंह से बोल दिया नहीं तो नहीं, अब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर हमको कोक्स करें, कन्विंस करने की कोशिश करें तो हम पिघल जाएं। यहाँ इम्पॉसिबल नो का मतलब वही है कि नो का मतलब नो, यानी पूरी तरह से नो। हाँ, ऐसा ना हो कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, सुना है कि नहीं ये कहावत कि गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुड़ से बनी हुई चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं हमको पसंद नहीं है। तो मतलब आप अपनी बात पूरी तरह से पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, ये करना होगा। इम्पॉसिबल नो उस स्ट्रक्चर को के लिए वो एक कह लीजिए कि
निगेशन दिमाग में होना चाहिए जिसको हम क्रिटिक करते हैं, यानी जिसके हम खिलाफ हैं। येट इनहैबिट्स इंटीमेटली, हम उसके खिलाफ हैं लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं हम में विजिबल हो जा रही है, तो ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। वो इम्पॉसिबल नो इज़ वेरी मच नीडेड as told by Gayatri Chakravarti Spivak. Any engagement with decolonization implies involvement with the colonial project. कह रहा है कि डीकोलोनाइजेशन के साथ कोई भी इंगेजमेंट हो तो ऑब्वियस है कि उसका कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, वो दिखता है उसकी पॉलिसी से, उसके इंस्टीट्यूशन से, उसके वक़ाब से। It is, in a sense, impossible to decolonize fully. तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरी तरह से डीकोलोनाइज होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बल्कि असंभव कह लीजिए है। Spivak advances the idea of catechresis as a strategy to critique colonial assumptions. देखिए, बड़े लोग बड़े हो जाते हैं लिटरेचर में टर्म दे करके, वो टर्म देकर चले जाएं, आप उसको याद करते रहिए। कैटेक्रेसिस, CATECHRESIS, ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक का टर्म है। वो ये इंट्रोड्यूस करती हैं आइडिया कैटेक्रेसिस का। क्या है ये कैटेक्रेसिस? एज अ स्ट्रेटजी टू क्रिटिक कॉलोनियल एजम्पशंस, कॉलोनियल एजम्पशन को क्रिटिक करने की एक स्ट्रेटजी है। क्या है इसमें? कैटेक्रेसिस में क्या है? दिस कंसिस्ट इन रिवर्सिंग, डिस्प्लेसिंग एंड सीजिंग द अपैरेटस ऑफ वैल्यू कोडिंग। वैल्यू कोडिंग के अपैरेटस का मतलब वो हथियार जिनके थ्रू हमें कॉलोनाइज्ड करने का प्रयास किया जाता है। उनकी बातें, उनकी आइडियोलॉजी, उसको रिवर्स कर देना, उसको डिस्प्लेस करना। रिवर्स करने का मतलब उल्टा कर देना, यानी उस चीज़ को समझाना ढंग से लोगों को। जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप, एक रिवर्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब मैकाले इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर रहा था हमारे देश में और वो चाहता था कि हमको वो भारतीयों को वो अंग्रेज़ी सिखाकर क्लर्क बना दे, तो ज़्यादातर भारतीयों ने विरोध किया। कुछ जो समझदार थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सीख लो भाषा इनकी, सीखोगे तभी काम आएगा। तो क्या हुआ, हमने उनकी भाषा सीखी ताकि उनकी पॉलिसीज़ को हम समझें, उनकी बातचीत को हम समझें और फिर हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। ये हुआ रिवर्स, है ना, यानी उन्हीं का दाव उन्हीं पर उल्टा लगा देना, है कि नहीं। डिस्प्लेसिंग का मतलब, डिस्प्लेस करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हटा देना, यानी जिसको ज़रूरत है जिस स्ट्रेटजी को हटाने की उसको डिस्प्लेस करना होगा हमें। सीजिंग, और रोकना होगा समय समय पर वैल्यू कोडिंग के अपैरेटस को। ये बाकायदे देखिए विद इन कोटेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पिवैक ने जो कैटेक्रेसिस टर्म दिया है उसको उन्होंने परिभाषित भी किया है और उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के टर्म में ये बातें लिखी हुई हैं कि कैटेक्रेसिस का मतलब क्या है। अ स्ट्रेटजी टू क्रिटिक कॉलोनियल असम्पशन, दिस कंसिस्ट इन रिवर्सिंग, डिस्प्लेसिंग एंड सीजिंग द अपैरेटस ऑफ वैल्यू कोडिंग। तो यहाँ पर आपको जब कैटेक्रेसिस की बात करेंगे तो आपको रिवर्सिंग, डिस्प्लेसिंग और सीजिंग द अपैरेटस ऑफ वैल्यू कोडिंग, इसको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, the constitution, the parliament, the judiciary, the civil service, the missionary schools, and indeed the very idea of registering operation in an organized manner are all products of colonialism and lessons of the English language. कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज़्यादातर चीज़ें ऑब्वियस है कि इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं और भी जगहों से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, रूस है, लेकिन इंग्लैंड का ज़्यादा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है उसकी बात कर लें, जुडिशरी की बात करें, जो हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम है, सिविल सर्विस ऑब्वियस है कि उन्हीं सबों की देन है, इन सब का कॉन्सेप्ट है ना। मिशनरी स्कूल, आप जानते हैं कि Christians especially they run missionary schools in our country,
एंड इंडीड द वेरी आइडिया ऑफ रजिस्टरिंग ऑपरेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यहाँ तक कि किसी गलत बात का ऑर्गेनाइज्ड मैनर में विरोध करना, विद्रोह के लिए तैयार हो जाना, ये आइडिया भी उन्हीं सबों से मिला है, उनकी भाषा से मिला है हमको। ये कॉलोनियलिज्म और अंग्रेजी भाषा के लेसन्स का असर है, या कह लीजिए कि वहाँ से कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हम ले सकते थे वो हमने लिया हुआ है। तो ये सब तो चीज़ें ठीक ठाक हैं डीकोलोनाइज डेमोक्रेटिक इंडिया में। तो डीकोलोनाइजेशन वुड मीन डिसमेंटलिंग एवरी इंस्टीट्यूशन। अगर हम डीकोलोनाइजेशन पूरी तरह से कर दें तो ये सबको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। पार्लियामेंट ध्वस्त करना होगा, आईएएस के एग्ज़ाम जो हम ले रहे हैं उसको बंद कराना पड़ेगा, जो स्कूल्स चल रहे हैं उनकी बिल्डिंग तोड़नी, मतलब आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट दे आर सेइंग, वो यही कह रहे हैं कि स्पिवाक ही कह रहे हैं कि पूरी तरह से डीकोलोनाइज करना असंभव सा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, उसको लिया जा सकता है, रखा जा सकता है। कह रहा है कि डीकोलोनाइजेशन वुड मीन डिसमेंटलिंग एवरी इंस्टीट्यूशन विदाउट एनीथिंग टू बी पुट अप इन इट्स स्टीड, मतलब उसकी बजाय दूसरा ऑप्शन दे करके हमको उसको पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर दें, इसके बदले में कुछ न दें, तब हम कहेंगे कि हम डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो in the Indian context, therefore, the evaluation of colonization is very important. इसलिए कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोलोनाइजेशन को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन व्हाट डीकोलोनाइजेशन वुड स्पेसिफिकली इम्प्लाई। इसलिए क्लियर करना होगा कि भाई डीकोलोनाइजेशन एक्चुअली क्या है, मतलब हम डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, उसको बाकायदे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है ना, अब आप लोग को लगेगा कि मतलब ये क्या है, ये डेफिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है हर चीज़ में। जब तक डेफिनेशन नहीं क्लियर होगा तब तक मामला सही नहीं होगा। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जानिए कि डिक्शनरीज़ में कुछ मीनिंग्स अगर वर्ड की होती हैं, कई बार समय के हिसाब से उन मीनिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम चेंज न करें तो शायद उससे एक गलत आइडियोलॉजी स्प्रेड होने की आशंका बनी रहती है। ठीक है, तो डीकोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना होगा, इसका डेफिनेशन एकदम क्लियर रखना होगा, ऐसा कहना है स्पिवाक का। It is crucial to repeat that the pattern of colonization determines the process of decolonization. ये रिपीट करने की ज़रूरत है, इट इज़ क्रूशियल, बताने की ज़रूरत है कि कोलोनाइजेशन का पैटर्न क्या रहा, किस ढंग से, किस प्रोसेस से कोलोनाइजेशन हुआ, उसी के हिसाब से डीकोलोनाइजेशन करना होगा। मतलब आप ऐसे समझे ना कि कोलोनाइजेशन में क्या क्या, किस ढंग से हम कोलोनाइज्ड हैं, हमारे थॉट्स के हिसाब से, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारा वेशभूषा, हमारी भाषा। तो ये सब जब पैटर्न हम समझेंगे तभी ना उसको डिकोड करके फर्दर उस पर काम करके हम डीकोलोनाइजेशन को प्रोसीड करा पाएंगे आगे के लिए। स्कॉलर्स कह रहा है कि ये जो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन है ना, ये जो पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ कोलोनाइजेशन हो, ये अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग है। स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट्स engaged in the discourses of post-colonial have thus highlighted different issues. यही कारण है कि अलग अलग एक्टिविस्ट और स्कॉलर्स ने अलग अलग इश्यूज़ को जो है पॉइंट आउट किया है। These are important to know if only to assess the strategy of colonialization and decolonization. तो colonization, decolonization कह रहा है कि ये सब जानना ज़रूरी हो जाता है जब हम colonization और decolonization के लिए स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, स्ट्रेटजीज़ पर चर्चा करते हैं। The various academic bodies that facilitate research and inquiry in the area through scholarship and grants are products of a vicious imperialism. Even क्या कह रहा है कि जो कई सारी एकेडमिक बॉडीज़ हैं जो रिसर्च और इंक्वायरी के लिए फैसिलिटेट करती हैं, वो खुद इम्पीरियलिज्म की प्रोडक्ट हैं। चाहे स्कॉलरशिप दे रही हूँ, ग्रांट दे रही हूँ, क्यों? अगर वो ग्रांट दे रहे हैं, वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो अपने हिसाब का रिसर्च कराएंगे, अपने हिसाब की चीज़ें निकाल करके वो दुनिया के सामने पेश करेंगे और पता चलेगा कि सर्वे में या रिसर्च में ये बात निकल करके सामने आई है। देखिए बहुत बड़ा एक मकड़ जाल है ये आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का।
मतलब एक होता है कि आप किसी से कोई काम कराते हैं उस पर फोर्स डाल करके, दूसरा ये होता है कि आप उसको इस ढंग से कन्विंस कर देते हैं कि उसको लगता है कि वो अपने हिसाब से सोच रहा है, जबकि वो आपके हिसाब से सोच रहा होता है, और वो जो कर रहा होता है उसको लगता है कि ये सही है। जैसा कि एक समय था हमारे देश में, लोग अंग्रेज़ों के रंग में रंग जाना चाहते थे, उनको उनका कल्चर बड़ा अच्छा लगता था, उनके हिसाब से रहना बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी संख्या कम है, लेकिन हैं। मतलब देखिए, बात फिर से वही है कि कुछ भी अगर किसी दूसरे कल्चर से नया मिलता है, कुछ पॉजिटिव मिलता है, उसको लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन इस बिसात पर नहीं कि आप उसके लिए अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को ख़त्म कर दें या भूल जाएं या उसको बिल्कुल बेकार समझें। क्योंकि हर कल्चर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसे हमें अप्रिशिएट करने आना चाहिए, वो अपना कल्चर हो या दूसरे का कल्चर हो। तो अभी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रोडीज़ स्कॉलरशिप का दिया हुआ है कि जब हम ऐसे वाइशियस इम्पीरियलिज्म के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो उसमें रोडीज़ एक तुरंत आता है दिमाग में हमारे। नामवर सिंह टचेज अपॉन दिस एस्पेक्ट ऑफ न्यू colonialism when he talks about the activities of the Ford Foundation in India and other Asian countries and the kind of studies it is known to fund। देखिए, ये बहुत सच में सोचने समझने की बात है। जैसे हो सकता है कि फोर्ड फाउंडेशन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन आई होप कि आप BHU के नाम से अवगत हैं। BHU का जो हिंदी डिपार्टमेंट है, उस पर यह आरोप लगता है कि वहाँ तुलसी या रामायण के बारे में अगर आप रिसर्च करने में उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी आपको ले लेंगे रिसर्च में। अगर आप चाहते हैं कबीर पर रिसर्च करना, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अप्रिशिएट कर रहा है, उस पर रिसर्च करवा रहा है, तो ये सही नहीं है। मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल के अपब्रिंगिंग के लिए या इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट के लिए ऐसी चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। लिटरेचर हमें अलाउ करता है कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ को सामने रखने के लिए, उन पर बातें करने के लिए, उन पर तार्किक बहस करने के लिए। इसमें कोई कुछ गलत नहीं है, ये होना चाहिए। कहा जाता है ना, विदाउट कंट्रारी इज़ नो प्रोग्रेशन। तो जब कंट्राडिक्शन नहीं होगा तो फिर प्रोग्रेशन होगा कहाँ से? अब नामवर सिंह बता रहे हैं फोर्ड फाउंडेशन के बारे में, वो जिस तरह से इंडिया या अदर एशियन कंट्रीज़ में जिस तरह से स्कॉलरशिप देते हैं, या जिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की या पर्टिकुलर थॉट को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च करा रहे हैं, जिस काइंड ऑफ स्टडीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, तो ये वैसा ही कह लीजिए कि एक प्रोडक्ट है वाइशियस इम्पीरियलिज्म का, ये अच्छा नहीं है। नामवर सिंह फोर्ड फाउंडेशन के बारे में ये बात कहते हैं ही। तो ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब मिशनरी स्कूल और हॉस्पिटल की बात आती है, जो क्रिश्चियंस के बनाए हुए, अंग्रेज़ों के बनाए हुए, तो उसमें अगर वो शिक्षा संस्थान में केवल शिक्षा की बातें करते हैं तो वहाँ तक बातें समझ में आती हैं, सही है, अच्छी बात है। लेकिन वो उसका इतना फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं वहाँ के बच्चों के लिए कि वहाँ के बच्चे समय के साथ अपने कल्चर को इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं और उनके कल्चर को थोड़ा सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। ये गड़बड़ है, ये गलत है, ठीक है। However, it is difficult to find people who have refused these grants and scholarship on the basis of convictions. तो क्या है? He also warns against a breed of local neo-colonialists who facilitated this effort. नामवर सिंह जी, नामवर सिंह इसके खिलाफ भी जागरूक करते हैं कि कुछ लोकल न्यू कॉलोनियलिस्ट भी हैं। लोकल न्यू कॉलोनियलिस्ट का मतलब ये कि जैसे देखिए क्या है, कहीं के लोगों को बर्बाद करने के लिए पहले वहाँ के कुछ लोकल लोगों को साथ में लाया जाता है और उनकी मदद से लोगों को बर्बाद किया जाता है। ये सही बात है। इवन अगर इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हम गुलाम कैसे बने, तो ऑब्वियस है कि हमारी अपनी गलतियों के कारण हम बने थे, हमारे अपनों ने धोखा दिया था। और जिस तरह से आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में पूरी तरह से अलाउ किया जा रहा है, वो भी एक समय था जब जहांगीर जैसा सम्राट जब
थ्रोन पर था यहाँ पर, तो सर टॉमस रो आया हुआ था, आकर के उसने भेंट दी और उसे सम्राट ने स्वीकार किया, और अलग अलग राजाओं को ऐसे ही आकर के वो सब भेंटें दिया करते थे, और फर्दर इससे उनका रास्ता खुला। ऑब्वियस है, देखिए एक बात कही जाती है ना, कहा जाता है कि मुफ्त में कोई आपको एक कप चाय ना पिलाए, ये कही जाती है बात लोगों से सतर्क रहने के लिए आपको। तो जब मुफ्त में कोई आपको एक कप चाय पिलाना पसंद नहीं करता तो आपको बड़े बड़े भेंट कैसे देगा, क्यों देगा? तो इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। तो न्यू कॉलोनियलिस्ट ऐसे भी लोकल न्यू कॉलोनियलिस्ट हैं जो इस एफ़र्ट को और फैसिलिटेट करते हैं और बढ़ावा देते हैं, मतलब उनके साथ मिल करके दूसरे लोग जो है कॉलोनियलिज्म का प्रसार कर रहे हैं। However, it is to find people who have refused these grants and scholarship on the basis of convictions। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फाइंड करना बड़ा मुश्किल है जो ऐसे ग्रांट और स्कॉलरशिप को रिफ्यूज़ कर पाएँ, क्योंकि कोई भी अगर उसको इस ढंग की स्कॉलरशिप मिलती है स्टडीज़ वगैरह के लिए तो वो उसको पाने की कोशिश करता है, चाहता है कि वो जो है उसका यूज़ करे। लोभ, लोगों के लोभ को जो है पॉइंट बनाया जाता है कॉलोनियलिज्म के नए वर्जन को एक्सपेंड कराने के लिए, न्यू कॉलोनियलिज्म को एक्सपेंड कराने के लिए। चलिए, तो डीकोलोनाइजिंग इंडियन माइंड तो हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा हम डीकोलोनाइजिंग द वेस्टर्न माइंड भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद तो इसमें समरी ही है। द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड would be incomplete without the decolonization of the western mind। सही बात है, जिसको कोलोनाइज किया जा रहा है उसके माइंड को डीकोलोनाइज कर दिया आपने, और जो वेस्टर्न माइंड है उसको डीकोलोनाइज नहीं किया तो ये प्रोसेस कहाँ से कंप्लीट होगा? दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो दोनों को ना शांत कराना होगा। We have mentioned above that colonizers too internalize the colonial hierarchies of power to construct allegories of masterhood for themselves। जैसे इंग्लैंड के रहने वाले जो अंग्रेज हैं उनके दिमाग में अभी भी ये बात चलती है, कहते हैं कि तुम्हारे दादे परदादे हमारे दादे परदादे के गुलाम रहा करते थे। मतलब जैसे उन सबों ने मालिक होने का हक जन्मजात वो लेकर के पैदा हुए हों। तो ये हायरार्कीज़, जो कॉलोनियल हायरार्कीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉलोनाइज़र्स के भी दिमाग में बखूबी बैठा हुआ है, उन सबों ने इसको इंटरनलाइज कर रखा है और कई सारी एलेगरीज बना करके रखे हुए हैं अपने मास्टरहुड के लिए, अपने मालिक होने का दावा करने के लिए। However, it is important to remember that even as those allegories are constructed, even as histories are rewritten, languages imposed, cultural domination sought, battles of resistance fought, there have been liberals and humanitarian groups in Europe who are not just sympathizing but also actively fighting colonial power structures at home। मतलब ये कह रहा है कि नालायक तो उन सबों में बहुत थे लेकिन कुछ लायक लोग भी थे। कह रहा है कि एलेगरीज का मतलब वो ऐसी ऐसी कहानियाँ बना करके लिखेंगे। एलेगरी आप जानते हैं ना, एलेगरी का क्या मतलब होता है? एलेगरी एक तरह से नरेटिव होता है जिसमें दो तरह की स्टोरी साथ में चलती है, एक सुपरफिशियल लेवल पर, एक डीपर लेवल पर। तो ऐसे एलेगरीज उन सबों ने काफ़ी बना रखे हुए हैं, ऐसी कहानियाँ कई सारी बना रखी हुई हैं, कंस्ट्रक्ट कर रखा है। ये कंस्ट्रक्ट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आप पॉलिटिक्स को समझना चाहें या लिटरेचर की गहराई को समझना चाहें तो ये कंस्ट्रक्ट वर्ड जो है इसको बिल्कुल दिमाग में रखिए। तो उन सबों ने एलेगरीज बना रखी हैं, हिस्ट्रीज़ को फिर से लिखा, भाषाएँ अपनी इम्पोज की, कैसे अंग्रेजी आज हम पढ़ रहे हैं। कल्चरल डोमिनेशन भी दिखाया, अपने कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर बताते हुए, हमको अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड बताते हुए। बैटल्स ऑफ रेजिस्टेंस का बैटल भी लड़ा। अगर हम लोगों ने विरोध किया तो उन सबों ने ऑप्रेस भी किया, सप्रेस भी किया। देयर हैव बिन, लेकिन फिर भी उनमें भी, यूरोप में भी कुछ लिबरल्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप रहे हैं जो बार बार इन चीज़ों को लेकर के, जो कॉलोनाइज्ड हैं उनके साथ सिंपैथी में खड़े थे और कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर से लड़ाई उन्होंने भी लड़ी थी। मतलब यूरोप में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कॉलोनियलिज्म के विरोध में रहे हैं।
There were groups of scholars and intellectuals from Europe who were exploring, documenting, and exposing the rich, sophisticated, and complex histories and culture of the barbarian, undeveloped societies. कह रहा है कि ऐसे लोगों का ग्रुप रहा है, स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स का यूरोप का, जो एक्सप्लोर करते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे और रिच, सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज और कल्चर को एक्सपोज करते थे, किसके, ऑफ द बारबेरियन अनडेवलप्ड सोसाइटीज़. देखिए यहाँ पर इसको समझना बहुत थोड़ा सा कठिन है, बहुत नहीं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर. मतलब यहाँ इनको लिखना चाहिए था सो कॉल्ड बारबेरियन अनडेवलप्ड. सो कॉल्ड का यूज़ नहीं किया, इसलिए मीनिंग हो सकता है कन्फ्यूज़ करे आपको. मतलब जिसे औरों ने बारबेरियन और अनडेवलप्ड सोसाइटीज़ की संज्ञा दे रखी थी बाकी यूरोपियंस ने, उन्हीं के रिच, सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया दूसरे यूरोपियंस ने जो कोलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ में थे, और बताया कि देखो जिसको तुम बारबेरियन, जंगली, अनडेवलप्ड कहते हो, उन लोगों का कल्चर कितना रिच है, उनकी हिस्ट्री कैसे कॉम्प्लेक्स है. जिनको तुमने जंगली की संज्ञा दे रखी है वो लोग वैसे नहीं हैं. इस बात पर रिसर्च किया कईयों ने और जो है दुनिया को दिखाया. इवन विद द रिजर्वेशंस दैट सईद्स Orientalism has taught us to harbor, these studies have contributed enormously to the European understanding of the colonies. रिजर्वेशंस, अगर एडवर्ड सईद की बात करें, एक बड़ा नाम ओरिएंटलिज्म पोस्ट कॉलोनियल थियोरी में. ओरिएंटलिज्म में जो उन्होंने बात बताई है कि जो लोग जो है कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का दावा करते हैं, उनके दावे कितने खोखले हैं, इस बात पर प्रकाश डाला था सईद ने. कह रहे यहाँ पर कह रहे कि भले ही सईद जो बात कहते हैं उनकी बात में सच्चाई है, लेकिन फिर भी उन सबों का जो प्रयास रहा है, यूरोप के कुछ लोगों का जो प्रयास रहा है कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़, उससे हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है. इससे हमको पता चलता है कि यूरोप वाले कॉलोनीज़ को लेकर के उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी. ठीक है. द डीकोलोनाइजिंग ऑफ लिटरेरी स्टडीज़ इन द मेट्रोपॉलिटन एकेडमिक्स ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियोरी. क्या कह रहा है? डीकोलोनाइजिंग ऑफ लिटरेरी स्टडीज़. लिटरेरी स्टडीज, जब लिटरेचर पढ़ा जा रहा है तो उसमें कैसे डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, कैसे सिलेबस में वो चेंजेस हो रहे हैं. द डीकोलोनाइजिंग ऑफ लिटरेरी स्टडीज़ इन द मेट्रोपॉलिटन एकेडमिक्स, मतलब बड़े लेवल पर जो एकेडमिक्स थे या रहे हैं, उनमें जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस अगर है, ऑफर्ड द पॉसिबिलिटी. तो इससे क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी निकल कर के आई पोस्ट कॉलोनियल थियोरी के डेवलपमेंट के लिए. यानी ऑब्वियस है भाई, ऐसी थियोरीज़ जब एकेडमिया में उसकी पहल होगी तभी ऐसी थियोरी पर काम हो सकेगा और ये ऐसी चीज़ें निकल कर के आ सकती हैं. द वर्क्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्नल्स कमिंग आउट ऑफ द एंग्लो अमेरिकन एकेडमी. देखिए, जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स रहे हैं उनके वर्क को पहली बार प्रकाशित किया गया कहाँ के जर्नल में? एंग्लो अमेरिकन एकेडमी का जर्नल. एंग्लो अमेरिकन का मतलब अंग्रेज और अमेरिकन, यानी इंग्लैंड वाले और अमेरिका वाले को मिला करके जो एकेडमी, एंग्लो अमेरिकन एकेडमी के जर्नल में प्रकाशित हुआ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म. दीज फैक्ट्स डू नॉट इन एनी वे अंडरमाइन द रेडिकल पाथ ब्रेकिंग स्कॉलरशिप ऑफ द ऑथर्स ऑफ दियर एसेस. तो जिस तरह से ये जो एसेस लिखे गए उसमें जो रेडिकल बातें निकल कर के आई, जो एक कड़ा विरोध निकल कर के आया, पाथ ब्रेकिंग स्कॉलरशिप जो क्लियरली विजिबल है, इट शोज़ दैट दे हैव क्रिएटेड द स्पेस फॉर एंटी कॉलोनियल, एंटी इम्पेरियलिस्ट एंड एंटी कैपिटलिस्ट स्कॉलरशिप. क्या बात है. तो इस तरह से उन सबों ने जो शुरुआत कर दी, तो इससे क्या हुआ, एक नया रास्ता खुल गया कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ यानी एंटी कॉलोनियल, इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ यानी एंटी इम्पीरियलिस्ट, और कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ यानी एंटी कैपिटलिस्ट स्कॉलरशिप. तो इसके लिए ये सब स्कॉलरशिप एंड पॉलिटिक्स इन दी बैस्टियन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एकेडमी. क्या लिखा है? इट शोज़ दैट दे हैव क्रिएटेड द स्पेस फॉर एंटी कॉलोनियल, एंटी इम्पीरियलिस्ट एंड एंटी कैपिटलिस्ट स्कॉलरशिप एंड पॉलिटिक्स इन दी bastion of power. The fact that
Dear essays are seminal also to post-colonial studies in the Metropolitan Academy reveals a great deal about the complex balance of power between the American European scholar and the one from the post-colonial countries. तो इनके जो एसेज हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में, उनकी ये इम्पोर्टेंस भी है कि कैसे एक हम कम्प्लेक्स बैलेंस देखते हैं पावर का, किस में, अमेरिकन यूरोपियन स्कॉलर जो हैं, जो अमेरिका के या यूरोप के हैं, और वन फ्रॉम द पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़, पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ के जो ऑथर हैं, इन दोनों के बीच पावर का क्या बैलेंस है वो इनको पढ़ करके हमें समझ में आता है. फॉर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ कैन नॉट इग्नोर द इनपुट्स ऑफ द लेटर. ऑब्वियस है, पोस्ट कॉलोनियल लेटर का मतलब बाद वाले, नहीं पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़. अब भाई जब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की बात करेंगे, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की बात करेंगे, तो इसमें भी केवल अमेरिका और यूरोप का कॉन्सेप्ट तो हम लेंगे नहीं, केवल उनका व्यू तो हम लेंगे नहीं. जो कंट्रीज़ कॉलोनिज्म के खिलाफ संघर्ष करती रही हैं, तो जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ रही हैं, उनके यहाँ के जो राइटर हैं, उनके यहाँ के जो ऑथर हैं, उनकी बातों को भी तो गौर किया जाएगा. तब तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ अपने पूरे मायने में जो है समर्थ हो पाएगी, या इसका जो अल्टीमेट एम है वो पूरा हो पाएगा. द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन माइंड वॉज ऑल्सो कैरीड फॉर. देखिए क्या है, मतलब क्यों यूरोपियन माइंड का डीकोलोनाइजेशन उसके माइंड का कैसे हो पाएगा. देखिए कोई बात अगर हम कहेंगे तो शायद वो ना माने, लेकिन उन्हीं के बीच का कोई एक कहेगा तो बाकी सुनेंगे, बोलेंगे ये कह रहा है तो हो सकता है ऐसी बात हो, कुछ ऐसी सोच है. बात वही है, उनके लिए तो वही तो लोकल है ना. ठीक है, जैसे किसी की प्रशंसा किसी का घर वाला कर रहा होता है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात हम बोले, हट उसके घर वाला है तो करेगा ही. कोई बाहर वाला कर रहा है तो हमको लगता है कि हाँ ये कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात है. लेकिन जहाँ समझाने की बात आती है किसी को, तो एक बाहर वाला समझाए, एक घर वाला समझाए, तो घर वाला समझाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा या ज़्यादा मन एक्सेप्ट करता है. तो इसीलिए उन सबों का लिखना ज़रूरी है ताकि वो जो थोड़ा भी समझें तो औरों को बताएं. ठीक है. The process of decolonization of the European mind was also carried forward by the migrant populations of previously colonized people who surged into European countries for the better prospects after the colonies were liberated and continue to do so. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. ये तीसरे तरह के लोग हैं. ये वो लोग हैं जो अपना देश छोड़ करके यूरोप जैसे यूरोप की कंट्रीज़ में गए अच्छे फ्यूचर के लिए, ताकि थोड़ा सा और बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिल सके उनको लाइफ के लिए. तो ऐसे लोग जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ में रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के इंस्लेव रही हैं जो कंट्रीज़, वहाँ के जो कंट्रीमैन हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो किसी पर्पज़ से बेटर लाइफ के बारे में सोचते हुए अगर ऐसे देशों में जाते हैं, वहाँ जा कर के भी वो जो रियलाइज़ करते हो, उसके बाद जो वो लिखते हैं, वो चीज़ जब लोगों के सामने आती है तो वो भी एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं. दस Today, the presence of immigrants in Europe and United States is bringing changes in culture, arts and literature. ये सही बात है. तो ऐसे जितने लोग हैं जो इमिग्रेंट्स हैं यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर के रह रहे हैं, तो वहाँ से वो चेंज ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाकर के जब वो बोलेंगे तो वहाँ के आसपास के लोग, उनके माइंड डीकोलोनाइज्ड होंगे. तभी ना हम पढ़ें डीकोलोनाइजिंग द यूरोपियन माइंड. A vital and exciting literature is coming out of the previously colonized countries as the empire writes back. एक जो एक्साइटिंग लिटरेचर निकल करके आ रहा है उन देशों से जो पहले कॉलोनाइज्ड रह चुके हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया है, एम्पायर राइट्स बैक. एम्पायर का मतलब जहाँ आपने शासन किया, जिसको आपने कॉलोनाइज़ किया, वहाँ के लोग अब वापस लिख रहे हैं, अपनी हिस्ट्री लिख रहे हैं. क्योंकि जब वो अपनी कहानी कहेंगे तब वही बात है ना, कहानी उनकी है, कोई दूसरा क्यों कहेगा. कोई दूसरा अगर कहेगा कि हम तुमको बहुत जानते हैं, हम तुम्हारी हिस्ट्री बहुत जानते हैं. One of the consequences of the decolonizing of mind in literary studies in India is the canon reform we have been witnessing in the last few years. कह रहा है अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिटरेरी स्टडीज़ की बात करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो डीकोलोनाइजिंग माइंड का जो असर हुआ है वो ये हुआ है कि कैनन में रिफॉर्म हुआ है, कुछ सुधार आए हैं पिछले कुछ सालों में लिटरेचर में. सो दैट लिटरेचर अदर दैन द वन प्रोजेक्टेड बाय द ब्रिटिश कैनन दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश राज इज ऑल्सो स्टडीड. लेकिन बात ये भी है कि पहले तो ब्रिटिश राज का जो लिटरेचर
हमको दिया गया उसको हम पढ़ाई करते थे, अब हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। जब हम इन चीज़ों पर बात कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं तो इसीलिए डीकोलोनाइजेशन ज़रूरी है, यूरोपियन माइंड का भी, इंडियन माइंड का भी। और उसमें बाकायदे काफ़ी अच्छे से आपने स्पिवैक का भी व्यू जाना और नामवर सिंह जी का भी व्यू जाना। आई होप नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर। थैंक यू।